क्या कारण था काशू और मदन के बीच झगड़े का? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? विश्व के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। काशू ने मदन और उसके मित्रों को लट्टू नचाते देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। वह भी लट्टू नचाना चाहता था, पर काशू से अपमानित प्रताड़ित मदन नहीं चाहता था कि काशू लट्टू नचाए। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इस प्रसंग द्वारा लेखक कहानीकार आहत बाल मन की प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहता है। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है? पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर पहला व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के आधार पर लिखे। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? पठित कविता के अनुसार लिखे। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरिरस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही हरिरस है। इसी रसपान से जीव धन्य हो सकता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? लिखे। कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान घनानंद की प्रेमिका के आंगन में पहुंचाना चाहता है। कवि प्रेम घननगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? लिखे। कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखती। नगरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुएं विदेशी दिखती हैं। विदेशी वस्तुओं को लोग चाहकर खरीदते हैं। इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही हैं। स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो गया है। ऐसी प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। चतुर्दिक विदेशीपन का होना हमारी कमजोरी उजागर कर रही है। कवि सुमित्रा नंदन पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? लिखे। विदेशियों द्वारा बार बार पद दलित करने के उपरांत भी भारत माता के सहृदयता के भाव को नहीं रौंदा गया है। इसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है। आज भी यह अहिंसा का पाठ पढ़ती है, लोगों के भय को दूर करती है। सब कुछ खो देने के बाद भी यह अपने संतान में वसुधैव कुटुंब कम की ही शिक्षा देती है। यह भारत माता के तप का ही परिणाम है कि उसकी संतान सहिष्णु बने हुए हैं। लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर गृहस्थी नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है? लिखे। मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं।
मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सुना लगा। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं मांगू को अच्छी तरह पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज शुरू हुआ तो एक चिक सुनाई पड़ी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा। माँ मंगू के श्रेणी में मिल गई थी।